हेलो दोस्तों, सबको राम राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस नॉलेजफुल चैनल पर। चलिए आज हम और आप मिलकर जानते हैं पश्चिमी गंगवंश के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मैप में एक केंद्र दिख रहा होगा, यह केंद्र है पश्चिमी गंगवंश का। और जो शेडेड एरिया दिख रहा है वह मैक्सिमम एक्सटेंशन है गंगवंश का। तो चलिए जानते हैं, समझते हैं गंगवंश के बारे में। पश्चिमी गंगवंश प्राचीन कर्नाटक का एक राजवंश था। इस वंश ने 350 से 550 ईडी तक सार्वभौम रूप से राज किया। इसकी राजधानी पहले क्या थी? कोलार। कुछ समय पश्चात इसकी राजधानी मैसूर में कावेरी नदी के तट पर तालकाड स्थानांतरित कर दी गई। इसके संस्थापक हम दिरी को मानते हैं। पश्चिमी गंगवंश का शासन जो है 4th सेंचुरी एडी से लेकर 11th सेंचुरी एडी तक चला। आगे हम समझेंगे पश्चिमी गंगवंश के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फैक्ट्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पश्चिमी गंगवंश 4th सेंचुरी एडी से 11th सेंचुरी एडी तक चला। यह प्राचीन कर्नाटक का एक राजवंश था। पश्चिमी गंगवंश पूर्वी गंगवंश से पूर्णतः अलग था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पश्चिमी गंगवंश और पूर्वी गंगवंश दूर के संबंध रखते थे, परंतु इस तथ्य की पुष्टि के लिए हमारे पास कोई स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि पूर्वी गंगवंश और पश्चिमी गंगवंश एक दूसरे से राजवंश संबंध रखते होंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं और आगे समझते हैं पश्चिमी गंगवंश के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आगे की स्लाइड में हम देखेंगे कि कैसे पश्चिमी गंगवंश और पूर्वी गंगवंश के बीच विभेद हमें समझ में आता है। पूर्वी गंगवंश जो कि 11th सेंचुरी एडी में उद्भव हुआ था जिसका, और पश्चिमी गंगवंश जिसका 4th सेंचुरी एडी में उद्भव हुआ था। तो यहाँ यह वंश जो है पश्चिमी गंगवंश नाग अर्जुनी कोंड के इक्ष्वाकु वंश की शाखा थी, जिसने गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान काल में राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित कर लिया था। किंतु इस वंश ने गंग नाम क्यों रखा, इसमें भी बहुत ज़्यादा मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं गंगा नदी के नाम के साथ इसका संबंध माना जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि यह लोग कांडवान यन गोत्र के थे और इनकी भूमि गंग बाड़ी कही गई है। गंग वंश एक पितृसत्तात्मक समाज था। यहाँ पे कृषि की प्रधानता थी। हम यह भी आगे जानेंगे कि पश्चिमी गंगवंश में शिक्षा के स्तर पे बात करते हुए हम यह जानेंगे कि उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पे ब्रह्मपुरी और घटिक जैसी संस्थाएं थीं। आगे हम गंगवंश के कुछ कालक्रम के अनुसार शासकों को देखेंगे। हालांकि सारे शासकों को जानना आपके लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन एक क्रम देखने के बाद आपके दिमाग में एक क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे गंगवंश का उद्भव हुआ और कैसे गंगवंश का अंत हुआ। तो इस कालक्रम को देखने के बाद आपको गंग वंश के बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, सारी क्लैरिटी आपके सामने आ जाएगी। तो गंग वंश के शासकों का एक क्रम से विवरण हम आगे की स्लाइड्स में आपके लिए देते हैं। चलिए आगे समझते हैं कि गंग वंश के शासक कैसे आए और उनका अंत कैसे चोलों द्वारा कर दिया गया। चोल राजाओं द्वारा गंग वंश को 11th सेंचुरी में पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। चलिए समझते हैं। कोंकणी वर्मन माधव 350 से 370 ईस्वी तक ये इन्होंने शासन किया। माधव द्वितीय 370 से 390। माधव द्वितीय एक महत्वपूर्ण शासक है जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी, इनके बारे में हम आगे जानेंगे भी कि इन्होंने कैसे, इनका योगदान गंग वंश में किस तरह से क्या क्या रहा। हरिवर्मन 390 से 410 ईस्वी। विष्णुगोप 410 से 430 ईस्वी। तड़ांगला माधव 430 से 469 ईस्वी और अविनीत 469 से 529 ईस्वी। हालांकि एडी सीई और ईस्वी एक ही होता है, ये आप जानते होंगे। एडिनो डोमिनी कॉमन एरा और ईस्वी, ये आपको पता ही होगा कि ये सब एक ही है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो इसको आप ईस्वी मान सकते हैं। इसके आगे आइए समझते हैं दुर्विनीत 529 से 579 ईस्वी। पुष्कर 579 से 604 ईस्वी। श्री विक्रम जिन्होंने शासन किया था 629 से 654 ईस्वी। भू विक्रम 654 ईस्वी से 679 ईस्वी। शिव भार प्रथम 679 से 726 ईस्वी। श्री पुरुष इसके बाद आते हैं। फिर आते हैं शिवमार द्वितीय 788 से 816 ईस्वी।
राजमल प्रथम 816 से 843 ईस्वी, एरंग नीति मार्ग 843 से 870। फिर इसके बाद आते हैं राजमल द्वितीय, एरंगंग नीति मार्ग द्वितीय, नरसिंह राजमल द्वितीय और बुतुंग द्वितीय। बुतुंग द्वितीय के बारे में हमें कुछ फैक्ट्स जानने होंगे। बुतुंग द्वितीय भी एक प्रतापी शासक थे इस राजवंश के। इन्होंने अपनी राजधानी तालकाट से लेकर और वतापी तक फैलाई हुई थी। उसके बाद आते हैं मरुगंग, मार सिंह तृतीय, राजमल चतुर्थ, राजमल पंचम, नीति मार्ग, परमा नदी। ये नीति मार्ग परमा नदी आखिरी शासक होते हैं जिन्हें चोलों द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद गंगवंश पूर्णतः चोलों द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। चलिए आज जानते हैं माधव द्वितीय के बारे में, जिनका शासन था 400 से 435 ईस्वी तक। यह न केवल नीति शास्त्र का ज्ञाता था बल्कि उपनिषद का भी विद्वान था। इसने कामसूत्रकार वात्स्यायन के पूर्ववर्ती दत्तक के वैश्य सूत्र पर एक वृत्ति भी तैयार की थी। माधव द्वितीय एक बहुत ही प्रतापी और बहुत ही पराक्रमी शासक गंगवंश का कहा जाता है। इसलिए हम माधव द्वितीय के बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट्स पढ़ते हैं। इसके बाद हम एक शासक और है जिसके बारे में हम गंगवंश में जानेंगे। गंगवंश का एक प्रतापी, पराक्रमी और बहुत ही कुशल शासक है दुर्विनीत। आइए जानते हैं दुर्विनीत के बारे में और समझते हैं कि क्यों वह बहुत ही कुशल शासक गंगवंश का साबित हुआ। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड में। दुर्विनीत 540 से 600 ईस्वी तक इसका शासन होता है। इसने पुन्नाड़ और कोबू देश विजित किए, चालुक्यों से मैत्री की और पल्लवों से शत्रुता निभाई भी। इसने कांची के काटुवट्टी को पराजित किया और यह कन्नड़ और संस्कृत का प्रख्यात विद्वान हुआ। स्वयं वह जैन व्याकरण पूज्यपाद का शिष्य था। इसने शब्दावतार नामक ग्रंथ की रचना भी की। दुर्विनीत गंगवंश का सबसे प्रतापी शासक सिद्ध हुआ। इसने कन्नड़ और संस्कृत को बहुत ही ज़्यादा अपने शासन में फैलाया और उसको पैट्रोनेज प्रदान की। इसके कुछ कार्य आगे हैं। इसने प्राकृत बृहत कथा का संस्कृत में अनुवाद किया था। संस्कृत के प्रख्यात कवि भारवी का संरक्षक था। भारवी के कीर्तनांजलिय के 15वें सर्ग के टीकाकार के रूप में भी इसकी ख्याति है। तो ये है दुर्विनीत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसको आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे हम कुछ और राजवंशों को लेकर आएंगे और आपसे अपनी समझ को साझा करेंगे। और एक स्पेशल नोट्स है कि गंग वंश के राजा शिवमार जो था उसको राष्ट्रकूटों ने बंदी भी बना लिया था। चलिए फिर आप लोग तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और आप मिलकर किसी नए टॉपिक को समझेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए। बाय बाय।